कैसे आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस में। तो दोस्तों मैं आप लोग के लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। और सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाला। उसके जो रीज़न था कि मैं किसी और काम में बिज़ी हो गया था मैं, जिसकी वजह से आपकी वीडियो नहीं आ पाई। तो उसके लिए सॉरी। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि वैसी गलती मुझे दोबारा ना हो, आपकी वीडियो रेगुलर आपके पास आ जाए। तो हमने कल टॉपिक में कहा था, हमने लास्ट वीडियो में कहा था कर लिया था। आपको डायग्राम दिख रखा है आगे, हमने वो कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा था कि इस डायग्राम में मैं नेमिंग करके लेके आऊँगा, काउंटिंग कर दूंगा कि कहाँ से कैसे कैसे आपके एटमॉस्फेरिक प्रेस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर पढ़ाई करेंगे। तो नेमिंग तो नहीं मैं उठा के मैंने बुक का डायग्राम में लेके, आप देख रहे हो यहाँ पे ये मैंने बुक के पेज ही मैंने सीधे कर लिए हैं आपको समझाने के लिए मैंने। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम में कहता क्या है। आपको मैं डायग्राम बता दिया था कि डायग्राम का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, कैसे कैसे हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है, कैसे काम होता है, कैसे कैसे होता है। मगर बस मैं डाउट क्या रह गई थी, कैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, क्योंकि उस टेबल में उस ग्राफ में अच्छे समझ में नहीं आया था। आप पेपर से समझ लोगे, इस डायग्राम को समझ लोगे, उसके बाद अब फर्दर इस टेबल में मूव करते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते बिना वक्त जाया किए हुए देखिए, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर होता है, उसका जो ऑक्सीजन होता है उसमें 159 mm प्रेशर होता है और CO2 का 0.23 mm प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है 159 mm होता है उसमें, और CO2 में 0.23 होता है mm प्रेशर। जब ये जो हमारे एयर होते हैं वो हमारे एल्वियोली में आता है, किसमें एल्वियोलाई में आता है, तो ऑक्सीजन का घट कर 100 mm हो जाता है और CO2 का बढ़ के 40 mm हो जाता है। अब जब ये ऑक्सीजन से मिल के ब्लड से मिलके, ऑक्सीजन तो होता ही है, ये ब्लड से मिलके जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना लेते हैं और पल्मोनरी वेंस के थ्रू मूवमेंट करते हैं अपना, तो इनका प्रेशर कितना आता है, ऑक्सीजन का तो 100 ही रहता है और CO2 का 40 ही रहता है, मतलब कोई प्रेशर में चेंजिंग नहीं आता। अब इसके बाद जब वो सिस्टमिक आर्टरीज में मूव करते हैं तभी भी आपके प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आता। आपका चेंजिंग कहाँ से आता है, जब बॉडी सेल्स के पास जाते हैं। जब बॉडी सेल्स के पास जाते हैं उसमें कुछ रिएक्शंस होती है, जिसके कारण क्या होता है, जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। उसमें क्या होता है, आपके जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होकर CO2 का लेवल बढ़ जाता है। इसी कारण से यहाँ पे जो आपकी कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, वो भी बढ़ चुका है। ऑक्सीजन का कितना होता है 30 हो जाता है mm और CO2 का 50 mm हो जाता है। यहाँ पे से कंसंट्रेशन है आपकी इंक्रीज हो चुकी है CO2 की। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपका सिस्टमिक वेंस में आता है तो जो ऑक्सीजन की 40 mm हो जाता है और CO2 का 46 mm होता है। अब सिस्टमिक वेन अपना काम कर दिया, उसके बाद आता है पल्मोनरी आर्टरी के पास, तो क्या होता है आपकी दोनों कंसंट्रेशन सेम रहती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो एयर होता है ना वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर इन द सेंस वो हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। कहाँ पे, बाहर चला जाता है। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आपकी प्रेशर 120 mm हो जाता है और CO2 का 27 mm हो जाता है। तो ये थी आपका पूरा डायग्राम, जो मैंने आपको पिछली जो लास्ट मेरे वीडियो आई है उसमें एक टेबुलर फॉर्म में गिवन करवा दिया था, जिसको आपने देख भी लिया होगा और अब आपको समझ में वो आ गया होगा फ्लो चार्ट। यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप उस फ्लो चार्ट को आराम से पढ़ना और सभी पॉइंट्स को मिलाना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी क्या पॉइंट में बात कर रखी है और क्या बात वो नहीं कर रखी। क्लियर। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हमें बताना है इसके अंदर कि कैसे हमारे रेस्पिरेशन का रेगुलेट होता है, मतलब
हमारा रेस्पिरेशन कैसे कैसे कंट्रोल होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है तो हमें पता है, मगर ब्रेन कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, का परसेंट होता है, बहुत सी हमारे पास कन्फ्यूज़न है जिसको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो करना मत भूलना, क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ रही है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग का ये प्यार है जिससे हमारी फैमिली बढ़ेगी और बढ़ रही है। तो क्या है जी हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, हमारे मैमल्स के अंदर ना, आपको सब मेन पॉइंट्स पर हाईलाइट कराऊंगा, आप उसको पढ़ लेना, क्योंकि इसमें पूरे में मेन पॉइंट्स बड़े हैं और इसको फर्दर कंसाइज करना ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतने मेन पॉइंट से आप उसको और मेन निकाल के कंसाइज करो तो डिफिकल्ट आता है। इसलिए मैंने सोचा है कि आपको इस बुक के पेजेस से ही पढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। In mammals, during respiration, ventilation is operated by separate groups of neurons that work alternatively। जो मैमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, इसे कहा जाए वेंटिलेशन होता है ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स के ग्रुप कहते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं, अल्टरनेटिवली कोऑर्डिनेट करते हैं। मान लो कि फर्स्ट टाइम में पहला वाला कोऑर्डिनेट करेगा, सेकंड दूसरा कोऑर्डिनेट करेगा, तो वो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट करते रहते हैं हमारे वेंटिलेशन में या रेस्पिरेशन में। अब क्या है, वेंटिलेशन इज रेगुलेटेड प्राइमरी बाय द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट इन लंग एयर। अब वेंटिलेशन स्टार्ट कब से होता है, जब जो मतलब उसका वो प्राइमरी होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट हमारे लंग्स में एयर में। अच्छा काम करते हैं, ये पूरा ना पढ़ के आपको बुक की तरह, तो आपको थोड़ा बोर्ड से लगा कि मैंने आपको बुक की रीडिंग करके सुना दिया, एक बार यही कर दिया कि बुक रीडिंग तभी कर लेते, होता है ना ऐसी बात। तो जो मेन पॉइंट्स आप मुझे मैंने पढ़े थे, जो मेरे मेन पॉइंट्स मुझे निकल के वो आए सामने, बस वो आपको मेन पॉइंट बताते हैं, आपको पूरे इस टॉपिक का ओवरव्यू हो जाएगा और ऐसे से टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। पहले तो हमारा मेन पॉइंट आपका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पॉइंट आपका ये है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, the rhythmic contraction of diaphragm and of intercostal muscle are controlled by a respiratory center which consists of cluster of neuron located the rhythmic contraction of diaphragm and the intercostal muscles are controlled by respiratory center जी controlled by respiratory center which consists of cluster of neuron located in the area of medulla oblongata and pons of the brain। अच्छा, अभी मेन क्यों है, इसमें हमसे कह रहा है जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि हम वेंटिलेशन हम करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमारे मसल से कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, उनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फर्दर हमारा क्या कहते हैं रेस्पिरेशन कंप्लीट हो पाता है। अब इसको कौन करता है, तो हमें पता है कि न्यूरॉन सिग्नल भेजता है तो करते हैं, मगर ये लाइन क्या कहते हैं हमसे, जो रिदमिक कंट्रैक्शन होता है डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल का, वो रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करते हैं। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर है जिसके द्वारा हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है कि हम सांस कैसे लें, कब लें, कितना लें, ना लें, जो भी हमारे रेस्पिरेशन से मतलब रिलेटेड है, वो सभी के सभी एक रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, वो कंट्रोल करता है, जिसके अंदर क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन लोकेटेड इन द एरिया ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स ऑफ द ब्रेन। जिसके अंदर बहुत क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन मतलब बहुत अमाउंट में न्यूरॉन प्रेजेंट है, और वो एरिया प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एरिया ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स ऑफ द ब्रेन। मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स भी प्रेजेंट है, मीन्स जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके अंदर बहुत से न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हाँ, अब नीचे से पॉइंट आ जाओ यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका,
फिर से इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट में क्या है कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 4 रेस्पिरेटरी ग्रुप्स होते हैं। क्या होता है, हमारे पास 4 रेस्पिरेटरी ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं कि कैसे रेस्पिरेशन होना चाहिए, उसको रेगुलेट करते हैं। जो कि 2 तो हमारे मेडुला में होते हैं और 2 हमारे पोन्स में होते हैं। अगर मेडुला पोन्स पता है आपको क्या होते हैं? हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होता है, मेडुला, पोन्स, सेरेब्रम। ठीक है, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन, जो कि आपको फर्दर डिवाइड होते हैं इन पार्ट्स के अंदर। ओके, तो हमारे क्या होता है, जो ब्रेन के अंदर 4 रेस्पिरेटरी ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से 2 तो इन द मेडुला, 2 मेडुला में होते हैं और 2 पोन्स में होते हैं। द टू ग्रुप पोन्स इन द पोन्स आर नोन एज पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो हमारे 2 ग्रुप पोन्स में होते हैं उसे कहते हैं पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब इसे नाम क्यों पड़ा? देखो, पोन्स में परसेंटेज पोन्टाइन का नाम दे दिया गया। क्या काम करता है? रेस्पिरेशन का काम करता है और ग्रुप में है तो पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप्स का इसमें नाम इनको इनको पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप्स के नाम से नवाजा गया, तो इनको वो नाम दे दिया गया 2 को। तो अब ये 2 है क्या, जिन पे नजर डालते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए पोन्स में प्रेजेंट थे ना, तो एक ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपनियोस्टिक सेंटर। अब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपनियोस्टिक सेंटर आपके पोन्स में पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब आपको बहुत में देखा मैंने कि अब में डोर्सल और वेंट्रल में ही डाउट आता है कि डोर्सल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, जो हमारी पीठ होती है हमारा डोर्सल साइड है। क्या कहा मैंने? जो हमारी पीठ होती है वो हमारा डोर्सल साइड है और जहाँ पे हमारी चेस्ट होती है वो हमारा वेंट्रल साइड है। क्लियर? इसमें 2 तो मेडुला में होते हैं और 2 हमारे पोन्स में होते हैं, पिनोस्टिक और एपनोस्टिक सेंटर। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पूरी की पूरी पिनोस्टिक और एपनोस्टिक सेंटर पे ही बेस्ड होगी। क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या क्या आता है, इस पे ही बेस्ड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ 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 भूल के इस वीडियो को स्किप मत करना। क्लियर? अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा पॉइंट लिख रखा हमारी इसमें बुक के अंदर। whenever the need of oxygen भाई क्या हो रहा है, तो मेरा मार्कर ख़राब हो चुका है, मिल नहीं रहा फिर दूसरा। whenever the need for oxygen in the body increase, ventilation of respiratory organ also increase। अच्छा अभी बताओ, आप लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप सुबह सुबह जॉगिंग करने जाते होंगे। अब जॉगिंग करने जाते हो, आप जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, उसमें क्या होता है, आपकी मसल्स ब्रेकडाउन होती है। अब मसल्स ब्रेकडाउन हो गई तो इसको ऑक्सीजन चाहिए होगा ना, बोलो। ऑक्सीजन चाहिए तो होगा। अभी ऑक्सीजन चाहिए हो तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो हमारा रेस्पिरेशन रेट भी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, फिर उसमें वही बता रखा है, जब भी जो ऑक्सीजन की नीड होगी वो बढ़ती है तो हमारा वेंटिलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मतलब बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी को ऐसा से ऑक्सीजन मिल सके और वो मसल को रिपेयर करने में वो हेल्प कर सके। अच्छा अब देखो हमें पॉइंट दे रखा है, अच्छा खासा पॉइंट देखिएगा। कीमोरिसेप्टर दैट आर सेंसिटिव टू चेंज इन आर्टियल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड पीएच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सो दैट द इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में आपको बार। चलो आगे मूव करते हैं। रुक जाओ, अब बता देता हूँ मैं। ऐसे मैं टॉपिक को मैंने इसलिए स्किप किया था मैंने, क्योंकि इस टॉपिक में इतना कुछ नहीं था, और पढ़ के भी समझ सकते हो आपको। मेरा मकसद ये है कि आपको जितने कंसाइज हो सके उतने कंसाइज आपको नोट्स प्रोवाइड हो, जिससे आपको पढ़ के चैप्टर का पूरा ओवरव्यू हो जाए। ठीक है, अब चलो कोई नहीं, इस पॉइंट को भी मैं अच्छी तरह डिस्क्राइब मैं कर देता हूँ। कीमोरिसेप्टर दैट आर सेंसिटिव टू चेंज इन एट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड। जो कीमोरिसेप्टर होते हैं ना, जब हमारे एट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड में चेंजिंग आता है, फिर एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
ऑक्सीजन हो गया, पीएच हो गया, इन सब में चेंजिंग आते हैं ना, तो उसके सेंसिटिव होते हैं वो लोग। और ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन चेंजिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर सो दैट। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, जब भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या पीएच में चेंजिंग आते हैं तो कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद ये काम करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो होते हैं आपको रेस्पिरेटरी सेंटर्स को देते हैं। क्लियर? मतलब जब भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पीएच की लेवल चेंजिंग होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कुछ भी चेंजिंग होता है, सिर्फ कीमो रिसेप्टर हमारे सेंसिटिव हो जाते हैं और ये इन्फॉर्मेशन जाकर रेस्पिरेटरी सेंटर को देते हैं। कहते हैं कि भाई सुनो मेरी बात, कि उस जगह पे आके आपका कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन या फिर पीएच का मात्रा बढ़ चुकी है, चेंजिंग हो चुकी है, प्लीज़ वो ठीक करो। तो रेस्पिरेटरी सेंटर अपने न्यूरॉन्स भेजता है, अपने सहपाठी को भेजता है, सहसाथी को भेजता है, पार्टनर को भेजता है, जो भी आप कह लो उसको भेजता है। फिर वो लोग जाके उसके सब उसकी जो कमी होती है उसको ठीक करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कीमो रिसेप्टर होता कहाँ पे? कीमो रिसेप्टर आर लोकेटेड सेंट्रली एंड पेरिफेरली। मतलब ये सेंटर में प्रेजेंट है ही है, और हमारे जो ब्रेन है उसके पेरिफेरल में ही प्रेजेंट है। पेरिफेरल मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट है हमारा। अब जब वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है आर लोकेटेड द मेडुला ऑब्लंगेटा नियर द मेडुला रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। अच्छा, जो हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है ना, वो मेडुला ऑब्लंगेटा पे लोकेटेड होता है, और ये कहाँ पे होता है? हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर के पास होता है। अब इसका मेनली फंक्शन क्या होता है? दे आर मेनली सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच ऑफ ब्लड। यदि हमारे कोई भी ब्लड के में चेंजिंग होता है, कहा जाए तो हमारे ब्लड के पीएच में चेंजिंग होता है, तो हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। हमारा जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होता है, वो कैरोटिड बॉडी या फिर आर्कोटिक नियर द हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये आर्टिफिशियल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि आर्टरी में कितना कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रहा है उससे सेंसिटिव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्टिफिशियल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड पीएच, इससे सेंसिटिव होता है। यदि हमारे आर्टरीज में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, पीएच का, तो हमारा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, वो ब्रेन को अपने सिग्नल भेजेगा, जिससे क्या होगा, वो ब्रेन उस चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेगा और अच्छी करने की कोशिश करेगा। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है। वो पूछ लिया कि प्रेजेंट कहाँ होता है, क्या काम करता है। सेंटर काम करता है, आपका काम करता है मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है, और रेस्पिरेटरी सेंटर के बगल में क्या था हमारे पीएच को चेंजिंग पीएच सेंसिटिव होता है। ये का प्रेजेंट होता है कैरोटिड बॉडी और आर्कोटिक आर्च नियर द हार्ट प्रेजेंट होते हैं, और सेंसिटिव होते हैं आर्टिफिशियल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और पीएच के चेंजिंग से। क्लियर? इसमें क्या, कीमो रिसेप्टर इज कन्वेड अलोंग नर्व्स टू द रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। जो कीमो रिसेप्टर होते हैं ना, वो अपने नर्व्स को रेस्पिरेटरी सेंटर से कन्वेट करते हैं, जिससे वो अपने सिग्नल्स को आदान प्रदान करते हैं, और बाकी जो हाँ भी कुछ सेंसिटिविटी आई है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपका यही था टॉपिक इसका, इसमें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या देखेंगे, जो ये टॉपिक है, ये दोनों जो चीज़ है, ये वाला नोस्टिक सेंटर और एपनो सेंटर, इसके बारे में अच्छी सी ब्रीफ स्टडी कराऊंगा आपको। मैं एक माइंड मैप बना के दूंगा जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और हाँ, बस फिलहाल इतना ही कराऊंगा। इस वीडियो में इतने मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, और बने रहिए। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।